इंटरनल बडिंग। परंतु अगर वो आउट ग्रोथ शरीर के ऊपर हो रहा है, यानी यहाँ पर कहीं पे भी हो सकता है शरीर के ऊपर, हमारा में नहीं, इन जीवों में। लेयर में देखिएगा कुछ संरचना निकला हुआ है यहाँ पर। इस आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? मुकुल या बर्ड्स बोलते हैं। अब होगा क्या कि ये जब विकसित होगा ना, पूरा बढ़िया से एकदम विकास करेगा। तो एक बार फिर से आपको इस चैनल पर स्वागत है दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हमने जो 12th क्लास का बायो था उसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर रखा है। पार्ट 1 वीडियो में हमने जनन से संबंधित कुछ बातें की थी। जनन के 2 टाइप्स थे। 2 टाइप में जो पहला था, ठीक है, यानी लैंगिक जनन, उसमें बहुत सी विधियों का उल्लेख किया गया था, जिसमें एक हमने बताया था खंडन विधि, ठीक है, या विभाजन विधि जो था उसके एक प्रकार हमने बता दिया था कि जो खंडन विधि होता है, फिजन विधि, ये 2 तरह का होता है। एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन, ठीक है। तो द्विखंडन के बारे में हमने बहुत अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन उसमें दे दिया है। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। और एक वीडियो सीरीज के माध्यम से आपको दिया जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए हम बात करते हैं दूसरे अलैंगिक विधि यानी विखंडन का जो दूसरा भाग है, बहुखंडन, इसके बारे में। इंग्लिश में इसको मल्टीपल फ्यूजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मल्टीपल फ्यूजन। हमने बताया था आपको कि बहुखंडन जो होता है, इसमें कोई जीव अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में, खंडों में डिवाइड कर लेता है। जैसे अमीबा था, देखिए हमने कहा कि अमीबा जो होता है ये द्विखंडन भी करता है और बहुखंडन भी करता है, क्योंकि इसके लिए एक प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। तो अनुकूल स्थिति में अमीबा जो होता है ये क्या करता है? द्विखंडन। अब बहुखंडन की अगर हम बात करें तो बहुखंडन की स्थिति, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा क्या चीज़? अमीबा। याद रखिएगा दोस्तों, अमीबा एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे करता है देखिएगा, हमने ये भी बताया था कि बहुखंडन अमीबा कब करता है? प्रतिकूल स्थिति में। किस स्थिति में? प्रतिकूल स्थिति में, ठीक है। प्रतिकूल का मतलब होता है कि जो अमीबा के लिए जब वो सहने योग्य परिस्थिति नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कि जब उसके वातावरण का उल्टा प्रभाव पड़ रहा होगा, तो ऐसी परिस्थिति को हम प्रतिकूल के नाम से जानते और पहचानते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके बात करें कि ये कैसे करता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि अमीबा का आकार जो होता है ये फिक्स नहीं होता है, ये अनफिक्स होता है, ठीक है। ये एक हमने अमीबा बनाया छोटा सा, इसका ये सेंटर हो गया, केंद्रक हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो ये निकला हुआ जो मुँह है ना, ठोड़, ठीक है, ये थुथुर, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, या हिंदी में बोलते हैं इसको बोलते हैं कुटपाद। इसको क्या बोलते हैं? कुटपाद। देखिए जब प्रतिकूल स्थिति आता है तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है कि अपने सभी स्यूडोपोडिया को या कुटपाद को, जितने भी इसके ठोड़ निकले हुए हैं, इन सभी ठोड़ को आपस में सिमट लेता है। क्या करता है? सिमट लेता है, यानी कुछ ऐसी संरचना बना देता है, ठीक है। और बनाने के बाद देखिएगा, एक ही संरचना नहीं बनाता है, ये 3 स्तरीय संरचना बनाता है अपने ऊपर, ठीक है। ऐसे 3 स्तरीय संरचना यानी 3 स्तरीय पुट्टी का निर्माण करता है। किसका? पुट्टी का। पुट्टी को हम इंग्लिश में सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट। याद रखिएगा इसको, पुट्टी को इंग्लिश में हम लोग सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अमीबा अपने आप को बचाने के लिए 3 स्तरीय सिस्ट का निर्माण करता है, ठीक है। कितने स्तर? 3 स्तर। और इसके अंदर अपने छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी बहुत छोटे छोटे अमीबा अनिश्चित आकृति का क्या करता है? बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। कुछ ऐसे हम ही बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं यही अमीबा का छोटा छोटा पार्ट्स है, तो कुछ ऐसे बनाने लगता है, ठीक है। अब देखिए इसके जो आउटर लेयर है, ये 3 स्तरीय जो सिस्ट है, ठीक है, ये 3 स्तरीय। अब जब कंटिन्यू इसमें जब विभाजन होता है, यानी जब ये बहुखंडन करता है, ठीक है, तो अपने छोटे छोटे बाबू सब को बनाता है, छोटे छोटे बाबू को। अब सोचिए कि अगर कंटिन्यू इसमें विभाजन होना शुरू हो जाए, ठीक है, इसमें कंटिन्यू विभाजन होना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि एगो बोरा में कितना चीनी भर सकते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। वो एक लिमिट मात्रा के बाद बोरा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। उसी तरह से जब अमीबा में बहुत सारा विभाजन होगा ना, गुचुर गुचुर एकदम, तो अमीबा का जो त्रिस्तरीय ये लेयर है ना, ये त्रिस्तरीय लेयर क्या होगा? फट जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? ये त्रिस्तरीय लेयर फट जाएगा और यहाँ से एकदम मस्ती से बाहर निकलेगा कौन? अमीबा। अब खेलते हुए छोटे छोटे अपना आकार को बड़ा करेगा ऐसे करके, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आकृति अनफिक्स होता है, जैसे चाहे वैसे बना सकता है, ठीक है। तो इसके छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। सोचिए कितना चालाक है ये, ठीक है। जब इसके लिए प्रतिकूल स्थिति आया तो इसने अपने आप को डिवाइड करना शुरू किया, और 1-2 भाग में नहीं, अनेकों भागों में डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है।
तो ऐसे उदाहरण अमीबा जो होता है ना प्रतिकूल स्थिति में अपने आप को खंडन करता है। लेकिन रुकिएगा, अमीबा के जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इन छोटे छोटे बच्चों को हम लोग स्यूडोपोडियोस्पोर कहते हैं। ठीक है, यानी अमीबा का ये जो छोटा बच्चा है इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडियोस्पोर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर, ठीक है, स्यूडोपोडियोस्पोर। आप याद रखिएगा दोस्तों, स्यूडोपोडियोस्पोर। अमीबा के छोटे छोटे जो बच्चे बनते हैं इसको हम स्यूडोपोडियोस्पोर कहते हैं। और ये स्यूडोपोडियोस्पोर रियलिटी में चलने योग्य होता है या चलायमान होता है, यूँ कह सकते हैं हम लोग, चलायमान होता है। ठीक है, यानी ये इंग्लिश में बोले तो इसको ये मोटाइल होता है। ठीक है, क्या होता है? मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब होता है अचल, जो चलने में असक्षम होगा। ठीक है, यानी इसके छोटे छोटे जो बच्चे होंगे ना, जो स्यूडोपोडियोस्पोर कहला रहे हैं, ये सब के सब क्या होते हैं? चलने में योग्य होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा कि अमीबा के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो स्यूडोपोडियोस्पोर, ये चलायमान होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरे जनन की अगर हम बात करें, अगला जो जनन का प्रकार है उसका नाम है मुकुलन। ये भी लैंगिक जनन की एक विधि है। ठीक है, मुकुलन को इंग्लिश में बर्डिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका नाम है मुकुलन अर्थात बर्ड। ठीक है, बर्ड का मतलब होता है कि जब किसी जीव के ऊपर बाहरी संरचना निकलता हो, बाहरी का मतलब होता है आउट ग्रोथ। जैसे हमारे शरीर पर कहीं कहीं मासा निकल जाता है ना, मासा या गिल्टी बोल सकते हैं, सेम ऐसे ही कुछ यहाँ पे जीवों का हमने नाम लिखा है, उसका स्ट्रक्चर बनाया है। तो इन जीवों में या तो आउट ग्रोथ होगा ना तो इन ग्रोथ होगा, और उसी आउट ग्रोथ के थ्रू एक जीव बनेंगे। मतलब सोचिए, अगर हमारे शरीर पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर निकल जाए और उसी स्ट्रक्चर से एक नया जीव बन जाए, तो ऐसी परिस्थिति को हम मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल। देखिए ये चीज़ होता है किस में? ईस्ट यानी कॉक में होता है, हाइड्रिला में होता है और स्पॉन्जिला में होता है। ये तीन जीव ऐसे हैं जिनमें क्या होता है? मुकुलन का प्रोसेस होता है। अब देखिए ध्यान से, मुकुलन की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर आउट ग्रोथ शरीर के अंदर हो रहा है, इनर अंदर हो रहा है, ठीक है, और उससे जीव बन रहे हैं, तो उसको बोलेंगे क्या चीज़? अंतः मुकुलन, एक यहाँ पे इंटरनल बर्डिंग। परंतु अगर वो आउट ग्रोथ शरीर के ऊपर हो रहा है, यानी यहाँ पर कहीं पे भी हो सकता है शरीर के ऊपर, हमारे में नहीं, इन जीवों में या किसी जीव में बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा होगा कि हमारे यहाँ मासा निकलेगा उससे हमारा शकल का उत्पन्न हो जाएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे घर में जाके कहेगा कि हम वहीं विनोद या हम वहीं ये, ठीक है, हम यहीं हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, तो देखिए बाह्य मुकुलन का मतलब होता है एक्सटर्नल बर्डिंग। तो आउट ग्रोथ जब बाहर हो और उसी आउट ग्रोथ से जब जीव बना हो तो उसको बोलेंगे क्या चीज़? बाह्य मुकुलन, यानी यहाँ पे एक्सटर्नल बर्डिंग। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ये है एक हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा है। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रा हो गया, ये इसका मुख है, इसी से वो क्या करता है? भोजन करता है। उसके बाद देखिएगा ये उसका आधारीय भाग है। क्या है? आधारीय भाग। अब इसके संपूर्ण स्ट्रक्चर की बात करें तो ये उसका बॉडी हो गया पूरा। इसके बॉडी पर आउटर लेयर में देखिएगा कुछ संरचना निकला हुआ है यहाँ पर। इस आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? मुकुल या बर्ड्स बोलते हैं। अब होगा क्या कि ये जब विकसित होगा ना, पूरा बढ़िया से एकदम विकास करेगा, तो इसके ये जो निकले हुए भाग है इससे अलग हो जाएंगे और अलग हुए भाग से फिर से हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में है क्या? तो ये कहीं ना कहीं आउट वृद्धि हो रहा था, आउटर वृद्धि, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? बाह्य मुकुलन। ठीक है, तो इसका उदाहरण हाइड्रा याद रखिएगा। अब देखिए ये एक कौवक है। ठीक है, ये क्या है? कौवक है, यानी ईस्ट है। इसमें भी देखिएगा ना, तो यहाँ पे ये जो संरचना निकला हुआ है ये आउट ग्रोथ है, बाहरी वृद्धि है। तो बाहरी वृद्धि होने की वजह से इसको बाह्य वृद्धि या बाह्य मुकुलन के हम लोग नाम से जानते और पहचानते हैं। आई होप आपको दोनों कंडीशन समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आएगा तो टाई फिश बना दीजिएगा आप लोग। दूसरा जो है ना इसका विधि, अंतःमुकुलन, इंटरनल बर्डिंग। इसमें यहाँ पे देखिएगा ये अंतःमुकुलन जो है ना, अंतःमुकुलन यह पॉरीफेरा संघ के जीवों में होता है। ठीक है, पॉरीफेरा संघ एक है। ठीक है, 11th क्लास पे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पॉरीफेरा क्या है? संघ है। तो पॉरीफेरा संघ में केवल स्पॉन्ज को रखा गया है। किसको रखा गया है? स्पॉन्ज या स्पॉन्जिला को रखा गया है। स्पॉन्ज या स्पॉन्जिला को। स्पॉन्ज का मतलब कि मार्केट में मिलने वाला स्पॉन्ज ना, इस स्पॉन्ज का मतलब होता है इस तरह का स्पॉन्ज। ठीक है, ये होता है स्पॉन्ज में, इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है? स्पॉन्ज है। क्या है? स्पॉन्ज।
देखिएगा ध्यान से, स्पंज हो गया या सीफा हो गया, सीफा एक, ये भी सीफा भी एक जीव है जिसके अंदर क्या होता है, अंतःमुकुलन होता है। साइकोन याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम सीफा, एक हो गया सीफा और दूसरा नाम है साइकोन। क्या है, साइकोन। इसके अंदर भी क्या होता है, तो अंतःमुकुलन होता है, ठीक है। इन दोनों के अलावा स्पॉन्ज या स्पॉन्जिला में भी क्या होता है, अंतःमुकुलन होता है। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, ये जो स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज या स्पॉन्जिला, इसके सबसे बाहरी भित्ति जो है ना, यहाँ पे इसके बाहरी भित्ति में कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, छिद्र। उस छिद्र के थ्रू, उस छिद्र को हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टिया। यानी स्पंज के सबसे आउटर लेयर पर छोटे छोटे जो होल पाए जाते हैं, उस होल को क्या कहते हैं, ऑस्टिया। अब इस ऑस्टिया का काम क्या होगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ऑस्टिया का काम है कि जल को बाहर आने देना, और मतलब बाहर से अंदर आने देना और अंदर से बाहर निकालना। जिस प्रकार आप स्पंज को दाबते हैं ना, पानी निकलता है, हुर 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 पानी निकलता होगा, या जैसे आप चीनी के पाक में डालते होंगे ना, तो उसमें पानी वो सोख लेता है, फूल लेता है, ठीक है, और दाबते तो निकल जाता है। इसका मतलब कि उसी प्रकार के छिद्र इसके अंदर भी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। तो ये जल को अंदर लेने के लिए और जल को बाहर निकालने के लिए क्या काम में करता है, ऑस्टिया, ठीक है। स्पंज की बात करें तो ध्यान से देखिएगा ना, इसके इनर पार्ट में, यहाँ पे अंदर आंतरिक भाग में कुछ छोटे छोटे मुकुल्स निकले हैं, यानी बर्ड्स निकले हैं, आउट ग्रोथ हुए हैं। इन आउट ग्रोथ को क्या बोलते हैं, मुकुल। इन आउट ग्रोथ को क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, इन आउट ग्रोथ को हमने मुकुल कहा। इन मुकुल को नो देखिएगा, एक को मुकुल कह रहे हैं, लेकिन अगर पूरे मुकुल के समूह को अगर हम बोले तो पूरे मुकुल के समूह को बोलते हैं आर्कियोसाइट। क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट, ठीक है, आर्कियोसाइट। ध्यान से सुनिएगा, यानी मुकुल के समूह को हम क्या बोलेंगे, आर्कियोसाइट। और आर्कियोसाइट के ऐसे बहुत सारे जब ग्रुप बनेंगे तो इसको कहेंगे जेम्यूल्स। क्या कहेंगे जी, जेम्यूल्स। ध्यान से सुनिएगा, जेम्यूल्स, ठीक है, इसको कहेंगे जेम्यूल्स। मतलब मुकुल के ग्रुप को आर्कियोसाइट, और आर्कियोसाइट यानी टोटल पार्ट्स को, यानी टोटल भाग को हम क्या बोलेंगे, जेम्यूल्स। इसका मतलब कि ये आउटर वृद्धि जितना है ना, ये सब क्या है, जेम्यूल्स है। और जेम्यूल्स के थ्रू एक नए स्पंज का निर्माण होगा। मतलब जब ये विकसित हो जाएंगे ना पूर्ण रूप से, तो ये जनन द्वार, इसका जो भाग है यहाँ पे, ठीक है, इस जनन द्वार के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे। कौन, जेम्यूल्स, ठीक है। तो जेम्यूल्स जब बाहर निकलेंगे, इसमें जितने भी जेम्यूल्स यानी मुकुल होंगे, उन सभी मुकुल के थ्रू नए नए स्पंज का निर्माण होगा। अब मार्केट में बेचाई होगा नहीं, ये मार्केट में बेचने वाला नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब जो तीसरा जनन का भाग है ना, अलैंगिक जनन की जो तीसरी विधि है, वह है बीजाणु जनन। तो आइए उसको भी देख लेते हैं फटाफट। बीजाणु जनन यानी स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस ये दो टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है, दो टाइप से। एक होता है अचल बीजाणु जनन, ठीक है, एक क्या होता है, अचल बीजाणु जनन। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, अचल बीजाणु जनन, ठीक है, अचल बीजाणु जनन होता है। ये पहला उसका क्या है, टाइप से। देखिएगा नाम से क्या है, इसको इंग्लिश में प्लेनोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेनोस्पोर या जूस्पोर बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बीजाणु जनन में केवल बीजाणुओं का निर्माण होता है, छोटे छोटे बीज का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए नाम से क्लियर है कि चल बीजाणु जनन के जो दो टाइप था, दो टाइप में जो पहला है ना, उसका नाम है अचल बीजाणु। नाम से क्लियर है कि चल मतलब जो चल रहा होगा, और अचल मतलब जो चल नहीं रहा होगा। इसका मतलब कि इस मेथड से जो जीव जनन करेगा, उसके जितने भी बीजाणु बनेंगे, स्पोर्स, जितने भी स्पोर बनेंगे, वो चलने में असक्षम होंगे, नहीं चलेंगे। इसका मतलब कि जहाँ वहाँ गिरेगा वो वहीं पर रह जाएगा, ठीक है, नहीं चल पाएंगे। इसीलिए इस तरह से जनन करने वाले जीवाणु को इसमें रखा गया है, मतलब जीव को इसमें रखा गया है, क्योंकि ये चलने में, इनके बीजाणु जो होंगे ना, वो चलने में असक्षम होंगे, जहाँ गिरेंगे वही रह जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में याद रखिएगा पेनिसिलिया। ये पेनिसिलिया का एक छोटा सा क्या है, भाग है ना। यहाँ पे देखिएगा, इसके छोटे छोटे जो गोल गोल संरचना दिख रहा है ना, ये गोल गोल रिंग जैसा, इस गोल गोल रिंग जैसे वाले भाग को बोलते हैं कोनिडिया। क्या बोलते हैं, कोनिडिया। एक ऐसा समय आएगा ना कि ये विकसित होने के बाद ये कोनिडिया इसका झड़ जाएगा, यहीं पे
झरने का मतलब कि गिर जाएगा, और गिरने के बाद ये कहीं नहीं जाएगा, फिर यहीं से इसकी उत्पत्ति होगी। मतलब ये सेम टू सेम किस प्रकार से है, जैसे धान की अगर हम बात करें तो धान में भी बहुत से गुच्छे लगे होते हैं, ठीक है, गुच्छे लगे होते हैं कि नहीं, मतलब सेम ऐसे ही देखिएगा, कंडीशन सेम उसके जैसा आएगा, ठीक है। परंतु धान में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, देखिएगा। तो धान के छोटे छोटे जितने भी भाग बनते हैं ना, बीज, वो वहीं झड़ जाते हैं कि उड़ के कहीं जाते हैं, नहीं, अपने से तो जा नहीं सकते, हम लोग उठा के लेके जाते हैं कि चलो तारा के ले चल तनी घर है। तो इसका मतलब कि सेम उसके जैसा उदाहरण होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पेनिसिलिया का जो कोनिडिया होता है, ये इनका स्पोर है, बीजाणु है। कोनिडिया क्या है, पेनिसिलिया का स्पोर या बीजाणु है, जो चलने में असक्षम है, इसलिए इनको अचल बीजाणु जनन के अकॉर्डिंग रखा गया है। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, पेनिसिलिया का एक भाई था, भाई का मतलब कि इसी के जाति का एक और भी जीव था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था जिसका, पेनिसिलियम नोटेटम। देखिएगा उसका नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। नाम यहाँ पर लिखते हैं पेनिसिलियम, ठीक है, या पेनिसिलिया, देखिएगा पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम। ये किसका जाति था, पेनिसिलिया का। पेनिसिलियम नोटेटम के थ्रू सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, नाम क्या था जी एक आदमी का, अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नाम तो बढ़िया रखे हैं अपन, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया कि पेनिसिलिया का जो एक जाति था पेनिसिलियम नोटेटम, इसके थ्रू सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक का निर्माण किया था, प्रतिजैविक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका निर्माण किया था, तो आप बताइएगा क्या चीज़ का, एंटीबॉडी का निर्माण किया, सॉरी एंटीबॉडी नहीं, ठीक है, देखिएगा एंटीबॉडी नहीं जी, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिजैविक, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, प्रतिजैविक, यहाँ पे हम प्रतिजैविक, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक। थोड़ा इंग्लिश वर्ड टॉप था इसलिए भूल गए थे हम, क्या कर सकते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम, जो पेनिसिलिया का एक प्रजाति था, इसके थ्रू सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी 1939 में। डेट भी याद रखिएगा, कब, तो 1939 में। और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था जी, पेनिसिलिन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेनिसिलिन, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम, जो पेनिसिलिया का एक प्रजाति था, इसके थ्रू सबसे पहले 1939 में एंटीबायोटिक का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। अब इसी पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया गया था प्रथम विश्व युद्ध, देखिएगा 1939 का जो टाइमिंग था, प्रथम नहीं द्वितीय विश्व युद्ध का टाइमिंग था 1939 से 45। इस द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी लोगों की क्षति हो रही थी, उनमें इलाज करने के लिए पेनिसिलिन का उपयोग किया जा रहा था, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए समझ में आएंगे कि कोनिडिया क्या होता है, ये होता है अचल, चलने में असक्षम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं चल बीजाणु जनन था, चल बीजाणु जनन, ठीक है, ये था चल बीजाणु जनन। ध्यान से इसको भी समझिएगा, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में प्लेनोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। देखिए चल बीजाणु जनन में उदाहरण आप याद रखिएगा क्लेमाइडोमोनास को, किसको, क्लेमाइडोमोनास को। अभी क्या नया बला है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, इसमें याद रखिए क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो होता है, ये चल बीजाणु जनन के थ्रू अपनी संतति बनाता है। देखिएगा स्ट्रक्चर की अगर उसकी बात करें तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, आपने सब में शायद देखा होगा। देखिएगा इसका दूगो मोच होता है, क्या होता है, मोच। दिस इज नॉट मोच, मतलब ये उसका मोच नहीं है, क्या है बताते हैं आपको, देखिएगा, ठीक है। ये है कुछ पेनिसिलिया नहीं, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है। ये क्या है जी, क्लेमाइडोमोनास। अब इसकी जो मूंछ दिख रही है आपको, ध्यान से देखिएगा, इस मूंछ को मूंछ नहीं कहते हैं, इस मूंछ को बोलते हैं पक्षमाभ, ठीक है।
नहीं, पक्षमाप तो छोटा होता है, फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। इस मूंछ को फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। और क्लेमाइडोमोनास का जो मोच होता है ये दिखाने के लिए नहीं होता है, ये मोच को कहते हैं फ्लैजिला, और ये कराता है इसको गति। क्या कराता है? गति। मतलब कहीं कहीं घूमने के लिए यही हेल्प करता है इसको, ठीक है। कौन? फ्लैजिला। मूविंग करने के लिए, चलने के लिए, ठीक है, फ्लैजिला इसकी हेल्प करता है। अब इसमें क्या होता है जी? चल बीजाणु जनन। कैसे? देखिएगा ध्यान से। होता क्या है कि इसके अंदर, हम इसको मिटा देते थोड़ा, इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे बनते हैं, समझ रहे हैं? क्या बनते हैं? छोटे छोटे बच्चे बनते हैं बहुत सारे। तो उसके बच्चे कुछ इस तरह से होते हैं, चलने वाले, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे बाबू बनेंगे, इसमें छोटे छोटे बच्चे बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। और सबके अंदर केंद्रक होगा ऐसे सेंट्रलाइज, ठीक है। ये हो गया इसका क्लेमाइडोमोनास के छोटे छोटे जीव। होगा क्या कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जीव बन जाएंगे, क्लेमाइडोमोनास के बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे। स्पोर मतलब बीजाणु। अब कंटिन्यू इसके अंदर स्पोर जब बनना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि ये फट जाएगा। क्या होगा? फट जाएगा। तो फटेगा यहाँ से, तो ये तो निकल जाएगा ना जी, क्योंकि इस सब के अंदर क्या है? गति करने के लिए फ्लैजिला है। अब ये आराम से डुगुर के हेमा निकलेगा बाहर ही, कहेगा हम लोग आज़ाद हो गए हैं, ठीक है, इधर से बाहर निकल जाएगा। तो क्योंकि क्लेमाइडोमोनास की जितनी भी जातियाँ थी जो इसके अंदर बन रही थी, उनके अंदर गति करने की क्षमता थी, इसलिए ये जिस मेथड द्वारा जनन कर रहे हैं उनको बोलेंगे चल, माने चलता, बीजाणु है जनन, चल बीजाणु जनन। याद रखिएगा आप दोस्तों कि क्लेमाइडोमोनास ये चल बीजाणु जनन का क्या है? उदाहरण है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेम उदाहरण है बिच्छी जैसा। बिच्छी भी जब अपने छोटे छोटे जीवों को जन्म देती है ना, तो उसका भी स्टमक फट जाता है, ठीक है, पीठ फट जाता है, या कहीं से बोल सकते हो फट जाता है, ठीक है। जिसके छोटे छोटे उसके बच्चे निकल जाते हैं उसके अंदर से, और उसी को खाने लगते हैं, और वो चलने में सक्षम होते हैं, समझ रहे हैं? एग्जाम्पल से उसी के जैसा है, क्योंकि उनमें देखिए, उनमें चलने के लिए क्या होता है? तो उनमें चलने के लिए पैर होता है, लेकिन इनमें चलने के लिए क्या होता है? ये होता है सीलिया, सॉरी फ्लैजिला होता है। तो आई होप आप जनन के इस पूरे मेथड को समझ गए होंगे। और भी 2 इसके भाग है, उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।